हेलो गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स की। तो न्यूमोथोरेक्स का सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस, प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, दैट इज न्यूमोथोरेक्स। कारण किस भी हो सकता है। तो न्यूमोथोरेक्स देखिए कई प्रकार के होते हैं। इसको आप मॉर्फोलॉजी पर डिवाइड कर सकते हो या फिर जो इटियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हो। टाइप्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे इटियोलॉजिकल टाइप्स। तो इटियोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो न्यूमोथोरेक्स दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स। ट्रोमेटिक में आप एट्रोजेनिक भी साथ में जोड़ सकते हो। स्पॉन्टेनियस दो प्रकार का होता है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस मतलब पहले कोई डिजीज़ नहीं है, तो डिजीज़ नहीं फिर कैसे हुआ। तो यूजुअली जो ब्लैब्स मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले सिचुएशन कंडीशन मैंने बताई थी, जो सब प्लूरल ब्लैब्स होते हैं या जो जो विजुअल प्लूरा उसके लेयर्स के बीच में जो ब्लैब्स होते हैं, जो थिन टॉल बॉयज़ होते हैं, मेल्स होते हैं, जिसमें कोई जिम ज्वाइन किया है या कोई वजन उठाया है नया तो उसके अंदर वो ब्रस्ट हो सकते हैं, फ्रिक्शन के कारण वो बस्ट हो सकते हैं, उस कारण से वहाँ पे न्यूमोथोरेक्स बन जाते हैं। तो यूजुअली ये न्यूमो होते हैं स्मॉल टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। ये भी मैं आपको एक क्लासिफिकेशन में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यहाँ पे काम आता है। दूसरा सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, मतलब अंडरलाइंग डिजीज भी साथ में है। तो यहाँ पे कॉमनली जो कोज होता है इट इज़ सीओपीडी। तो सीओपीडी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉमनली ये मिलता है। इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया, जहाँ पर नेक्रोसिस हो गया तो वहाँ पे यदि सब प्लूरा या प्लूरा के नीचे तक पहुँच गया तो वो फट सकता है और वहाँ पे प्लूरा के अंदर एयर आ सकती है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, तो सिकुलियो ट्यूबरकुलोसिस में पोस्ट प्राइमरी टीबी में मेनली न्यूमोथोरेक्स कॉमन होता है, प्राइमरी टीबी में यूजुअली कॉमन नहीं होता। तो पोस्ट प्राइमरी टीबी जो थिन वॉल्ड केविटी है, यदि सब प्लूरल कोई केविटी है वो बस्ट हो गई, फट गई, तो वहाँ पे न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। सिलिकोसिस में बाइलेटरल न्यूमोथोरेक्स भी कॉमन होता है, बाइलेटरली भी न्यूमोथोरेक्स पाया जाता है। इसके अलावा पीसीपी न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिस कार्नी न्यूमोनिया। इसके अलावा कुछ आईएलडी वाले, जैसे मैं बात करूँ लैम, लिम्फेंजिलियोमायोमेटोसिस, लैम, एलसीएच, ठीक है, लैंगरेंशियल हिस्टियोसाइटोसिस, एलसीएच, सीएफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके अंदर भी न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। इसके अलावा सीएल लंग, कैविटेटरी कोई मास से कैविटेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे न्यूमोथोरेक्स बन सकता है। इसके अलावा कैटामेलिन न्यूमोथोरेक्स आपने नाम सुना होगा। कैटामेलिन न्यूमोथोरेक्स जो लेडीज़ होती है, जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स है, उनके तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो कैटामेलिन जो टिश्यू है वो लंग में जो होता है वो फट के न्यूमोथोरेक्स, वहाँ पे हिमोप्सिस भी, कैटामेलिन हिमोप्सिस भी आपने सुना होगा। कैटामेलिन न्यूमोथोरेक्स भी एक एंटिटी होती है। फिर आता है ट्रोमेटिक और आइट्रोजेनिक। तो ट्रोमेटिक मतलब कोई डायरेक्ट ट्रोमा टू द चेस्ट वाला हुआ, आरटीए है या किसी ने मार दिया, कोई चोट लग गई है ना, तो उस कारण से ट्रोमेटिक कारण के लंग लेसरेशन होकर न्यूमोथोरेक्स वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा एट्रोजेनिक कॉमनली जो कॉज होता है वो होता है थोरगोसेंटेसिस। जो डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक थोरगोसेंटेसिस आप कर रहे हो, नीडल अंदर चली गई तो वो न्यूमोथोरेक्स कर देगी। इसलिए यूजुअली फाइन नीडल यूज़ करना चाहिए और गार्डेड होना चाहिए प्रोसीजर, इसलिए न्यूमोथोरेक्स के चांस कम हो जाएंगे। प्लूरल बायोप्सी इज आल्सो कॉमन को, लेकिन प्लूरल बायोप्सी खुद कम की जाती है जो थोरकोसेंटेसिस के बजाय, इसलिए ओवरऑल कम कारण हो गया। लेकिन प्लूरल बायोप्सी की बात करूँ तो वहाँ ज़्यादा कॉमन होता है न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि एक नीडल भी मोटी होती है और ब्लंट प्रोसीजर होता है, तो न्यूमोथोरेक्स कॉमन होता है। इसके अलावा बेरोट्रोमा मतलब जो पेशेंट का बाईपेप एनआई भी लगाते हो उनमें प्रेशर जो पीप है वो हाई आपने रख दी, या फिर जो आपने इन्वेजिव वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर भी बेरोट्रोमा कॉमन होते हैं। इसलिए वहाँ पे पीप को, यदि एम्फाइसीमा वगैरह है, बुल्ला वगैरह है, तो पीप को थोड़ा ध्यान से रखना है, कम रखना है, ठीक है। फिर कुछ प्रोसेस जैसे एफओबी की मैं बात करूँ, फाइब्रोटिक ब्रोंकोस्कोपी हो गया, एंडोस्कोपी जो ईसोफिल एंडोस्कोपी होता है, ईसोफिल रप्चर से भी न्यूमोथोरेक्स बन सकता है। यूजुअली वहाँ न्यूमोमीडियस्टिनम होगा, लेकिन न्यूमोथोरेक्स भी साथ में हो सकता है। एफओबी ब्रोंकोस्कोपी, उस कारण से भी न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। आप उस पीस ले रहे हो साथ में, जस्ट लंग टिश्यू है साथ में, तो वो बस्ट होकर वहाँ पे न्यूमोथोरेक्स बन सकता है। इसके अलावा सीवीसी प्लेसमेंट, ठीक है, जो सेंट्रल वेन कैथेटर होता है, सेंट्रल वेन्स होते हैं, कैथेटराइजेशन किया जाता है, सेंट्रल वेन डाली जाती है, सेंट्रल लाइन आप डालते हो, उस कारण से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। इसके अलावा एनजी ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो होती है, ज़्यादा प्रेशर आपने जोर लगा दिया तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं ईसोफेज रप्चर होकर न्यूमोथोरेक्स वहाँ पे बन सकता है। जो ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स हो गया। फिर होता है मैकेनिज्म के हिसाब से कि जो न्यूमोथोरेक्स हुआ तो उसकी मैकेनिज्म, मतलब यहाँ न्यूमोथोरेक्स है, ये लंग है, यहाँ पे कोई फटा है, यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स बना हुआ है, तो ये मान लीजिए ये जो एरिया फटा हुआ है, तो यदि यहाँ पे एयर अंदर आपने इंस्पिरेशन किया, एयर अंदर आई और वो पूरा के स्पेस के अंदर आ गई और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वापस भी जा रही है, तो इन आउट हो रहा है, इट इज़ ओपन न्यूमोथोरेक्स। तो वो इतना कोई सीवियर नहीं होता, छोटे साइज़ की होती है, अपने आप रिजोल्व हो सकता है। लेकिन हाँ, यूजुअली यदि ओपन है तो जब हीलिंग हो जाएगी तो वो रिजोल्व हो जाएगा। कॉमन जो न्यूमोथोरेक्स होता है वो होता है
क्लोज न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। क्लोज न्यूमोथोरेक्स कॉमनली भी पाए जाते हैं। क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, यहाँ पे जो बस्ट हुआ और बाद में अपने आप हीलिंग होगी। यूजली जैसे थोरेकोसोंटेसिस है, बायोप्सी वगैरह, अब आपने जो इंजरी हुई, लंग को इंजरी हुई और वो अपने आप हील हो गया, नीडल आपने बाहर निकाली तो अपने आप जो है वो फ्लैप वापस लग गया, वो हील हो गया, ठीक है। तो वो क्लोज न्यूमोथोरेक्स टाइप का, न्यूमोथोरेक्स क्लोज टाइप का होता है। क्लोज न्यूमोथोरेक्स में यूजली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी हो सकता है, साइज़ बड़ी हो तो आप ट्यूब भी एसिडिटी वेस्टमेंट ट्यूब भी डाल सकते हो। एक होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का मतलब आपकी इंजरी हुई या न्यूमोथोरेक्स हुआ, उस कारण से जो यहाँ पे वॉल, यहाँ पे एक चेक वॉल मैकेनिज्म बन जाती है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर जो अंदर आ रही है वो स्पेस के अंदर तो आ जा रही है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वापस नहीं जा रही। जैसे फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, उनमें एक वॉल होता है, अब हवा भर रहे होते हैं तो हवा आ जाती है, बॉल फूल रही होती है, लेकिन जब वो उसको हटा लेते हो तो हवा वापस बाहर नहीं आती, क्योंकि चेक वॉल वहाँ पे होता है, सेम चेक वॉल यहाँ पे बन जाता है। तो ये बहुत डेंजर होता है। ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है, सर्जिकल इमरजेंसी नहीं होती, एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है। यहाँ पे आपको चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ती है और जो हाइपोटेंशन वगैरह जो पेशेंट को होता है वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। तीसरा साइज़ के अकॉर्डिंग, न्यूमोथोरेक्स की साइज़ कितनी है उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंस होता है। तो वो दो तरह की न्यूमोथोरेक्स होते हैं, स्मॉल न्यूमोथोरेक्स और लार्ज न्यूमोथोरेक्स। अब आप बोलोगे सर स्मॉल लार्ज कैसे डिसाइड करें, तो दो तरह की गाइडलाइन है यहाँ पे। बीटीएस क्या बोलता है, ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी क्या बोलती है कि स्मॉल न्यूमोथोरेक्स का मतलब में हम यहाँ पे हाइलम के लेवल पे नापेंगे। जो हाइलम का लेवल है यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स है, यहाँ पे कोलेप्स लंग एक बॉर्डर आपको दिख रही है, इसके बोला मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कोलेप्स लंग बॉर्डर यहाँ पे रहता है, तो कोलेप्स लंग बॉर्डर के जो हाइलम के लेवल में जो डिस्टेंस है, क्या बोलेंगे, इंटरप्लूरल डिस्टेंस, ये विसल प्लूरल रहेगी और ये पैरेटल प्लूरल रहेगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हाइलम के लेवल पे, यदि ये लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको अपन स्मॉल न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, यदि ये मोर देन 2 सेंटीमीटर तो लार्ज न्यूमोथोरेक्स बोला जाता है। दूसरा है अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन, ACCP गाइडलाइन। वो क्या कहती है, वो एपेक्स पे नापते हैं। वो कहते हैं कि यूजली जो एयर होती है वो एपेक्स पे चली जाती है, तो हम एपेक्स से नापेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो लंग का जो कोलेप्स पार्ट है उसको उन्होंने क्यूपुला बोलते हैं, दैट इज क्यूपुला और यो एपेक्स है। तो एपेक्स और क्यूपुला के बीच की जो डिस्टेंस है, यदि ये मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो ये लार्ज न्यूमोथोरेक्स है, और ये लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो ये स्मॉल न्यूमोथोरेक्स। तो ये स्मॉल न्यूमोथोरेक्स लार्ज का मतलब डिवाइड क्यों किया गया, डिवाइड इसलिए किया गया स्मॉल न्यूमोथोरेक्स को यूजुअली कंजर्वेटिवली मैनेज आप कर सकते हो, 100% ऑक्सीजन आप देके, या रिवर्स एस्पिरेशन मतलब एयर को आप शक करके मतलब मिडिल से भी निकाल के भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन मोर देन 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू BTS, मोर देन 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू ACCP गाइडलाइन, तो वहाँ पे आपको थेरेप्यूटिक मतलब साथ में आपको ICDT करनी पड़ेगी, ट्यूब डालनी पड़ेगी, तभी वो मैनेजमेंट संभव हो सकता है, ठीक है। अब कुछ DDs हैं न्यूमोथोरेक्स से। DD क्या होता है, तो न्यूमोथोरेक्स का DD का मतलब होगा कि न्यूमोथोरेक्स आपको लगता है अरे न्यूमोथोरेक्स से नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमेशा एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि कभी भी डायग्नोसिस पे जंप नहीं करना है। पहले आप हिस्ट्री लो, उसके साइन सिम्टम देखो, कोरिलेट करो, उसके बाद में डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करो। देखते ही नहीं बोलना कि न्यूमोथोरेक्स है। तो DDs के अंदर एग्जाम्पल में आता है, जैसे एक तो आपको इसमें ही दिख रहा है, देखिए एक लाइन आपको दिख रही है। कई बार ये जो वेस्कुलरिटी वो नहीं दिखती, थोड़ा ओवर एक्सपोजर फिल्म हो गई, ये लाइन आपको दिखेगी, तो ये मीडियल बॉर्डर तो स्केपुला है, तो ये लगेगा ये लाइन है यहाँ पे कोलेप्स लंग बॉर्डर, और ये आपको एयर यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वो न्यूमोथोरेक्स नहीं है। तो मिडिल बॉर्डर स्केपुला इसकी DD में आता है। इसके अलावा ओवरलैपिंग ब्रेस्ट मार्जिन, तो यहाँ पे ब्रेस्ट शेडो यहाँ पे होती है, एक जो टिश्यू है यहाँ पे ब्रेस्ट शेडो यहाँ पे आ गई, और एक लाइन जो आपको यहाँ दिखेगी, और एक लाइन आपका अंदर जो लंग है, रिब है, उसका से दिखेगी, लगेगा कि यहाँ पे एक न्यूमोथोरेक्स हो रखा है, लेकिन वो न्यूमोथोरेक्स नहीं होगा। स्किन फोल्ड हो सकते हैं, क्लोथिंग हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू जो एक्जिला के सॉफ्ट टिश्यू है उसका से एक लाइनिंग यहाँ पे फोल्ड जो है, एक्जिला का जो अपना सॉफ्ट टिश्यू है, ये वाला जो पार्ट है उसका फोल्ड यहाँ पे बन सकता है, उससे भी आपको ये लग सकता है कि न्यूमोथोरेक्स है। एक होता है लार्ज बुल्ला मैंने बताया था, बुल्ला मैंने बताया था, तो बुल्ला और न्यूमोथोरेक्स में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। तो बुल्ला यहाँ पे DD के अंदर आएगा। इसके अलावा न्यूमोमीडियस्टिनम जो एयर होता है, आप सोचते न्यूमोथोरेक्स नहीं हो, न्यूमोथोरेक्स नहीं हो, न्यूमोमीडियस्टिनम होता है। न्यूमोपेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है वहाँ पे, ठीक है, उस कारण से कोई पेरिकार्डियल कैल्कुलेशन किया, कार्डियक सर्जरी कुछ हुई है, उस कारण से कुछ रप्चर हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे न्यूमोपेरिकार्डियम हो जाता है। इसके अलावा आता है कॉजेज ऑफ हाइपरल्यूसेंट हेमिथोरेक्स। मैंने आपको बहुत सारे कॉजेज लास्ट वीडियो में बताए थे, जो हाइपरल्यूसेंट हेमिथोरेक्स के कॉजेज है, उनमें जो न्यूमोथोरेक्स के अलावा जो कॉजेज है वो यहाँ पे उसकी DD में आएंगे। अब न्यूमोथोरेक्स में 2 साइन होते हैं, इनको आप याद रखिए, समझिए कैसे होते हैं, ठीक है। एक होता है डीप सल्कस साइन, और दूसरा होता है डबल डायफ्राम साइन और डबल बॉर्डर ऑफ डायफ्राम साइन। तो पहले डीप सल्कस साइन क्या है, जब एक
न्यूमोथोरेक्स से एक पेशेंट इसका सुपाइन एक्सरे आपने करवाया, सुपाइन एक्सरे करवाया, या फिर इधर न्यूमोथोरेक्स से लेफ्ट साइड में मान रहा हूँ मैं न्यूमोथोरेक्स से, तो आपने लेटरल डिक्यूबिटस भी करवा लिया, तो जो एयर है वो यहाँ तक आ जाती है, क्योंकि जो एयर होती है हल्की होती है, एंटी ग्रेविटी वो यहाँ तक रहेगी, तो एयर यहाँ तक आ जाती है। आप लगेगा कि ये कुछ जो सीपी एंगल है वो आगे तक एक्सटेंड हो गया, इसको अपन बोलते हैं डीप सल्कस साइन। तो सुपाइन व्यू और इप्सिलेटरल लेटरल डिक्यूबिटस व्यू में आपको ऐसा दिख सकता है। दूसरा होता है डबल डायफ्राम साइन। तो डबल डायफ्राम साइन क्या होता है, यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स है, तो यहाँ पे जब लोअर लोब में यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स होता है, लोअर जोन के अंदर जब न्यूमोथोरेक्स होता है, तो आपका जो डायफ्राम का जो डोम है वो एक बॉर्डर आपको दिखता है, साथ में जो एंटीरियर स्लिप ऑफ डायफ्राम है वो भी आपको दिखता है। तो उसका अलग अलग लेवल होता है, एक डोम यहाँ पे रहेगा और एंटीरियर स्लिप यहाँ पे रहेगी, तो अलग अलग बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखेंगे डायफ्राम के, तो वो डबल बॉर्डर ऑफ डायफ्राम साइन इसको बोला जाता है। ये यूजुअली जो लोअर जोन के न्यूमोथोरेक्स होते हैं उनमें ये मिलता है। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स में अपन नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट के अंदर आपके आगे की एक डिफरेंस आपको करना आना चाहिए कि जो बुल्ला है या सब प्लूरल जो थिन वॉल केविटी है या फिर न्यूमो है, ठीक, इन तीनों डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है डिफरेंस करने के लिए वो होता है कोलैप्स लंग बॉर्डर। तो यदि न्यूमोथोरेक्स है तो आपको एक कोलैप्स लंग बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको हम बोलेंगे कि कॉन्वेक्सिटी जो है यहाँ पे आपको वाइटनेस दिखेगी, वाइटनेस जो ज़्यादा हो गई क्योंकि लंग कोलैप्स होकर यहाँ आ गया है, जो वेसल्स है उनकी क्राउडिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, और साथ में जो ओपेसिटी है थोड़ी डेंस दिखेगी क्योंकि जो लंग है वहाँ पे कोलैप्स होकर वो यहाँ आ जाएगा, और वहाँ पे साथ में आपको ट्रांसल्यूसेंसी दिखेगी। तो कोलैप्स लंग बॉर्डर आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है आपको डिफरेंस करने के लिए बुल्ला और न्यूमोथोरेक्स के अंदर। तो कॉन्वेक्सिटी आउटवर्ड ऐसे लंग रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एयर रहेगी, तो कॉन्वेक्सिटी, दिस इज द कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड कॉन्वेक्सिटी आपको मिलनी चाहिए। बुल्ला और पेरिफेरल केविटी के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉल, सेपरेट वॉल। तो न्यूमोथोरेक्स में कोई सेपरेट वॉल नहीं होती, वो तो कोलैप्स लंग बॉर्डर होता है, उसको लंग बॉर्डर होता है, कोई वॉल यहाँ पे नहीं होती। लेकिन यस, थिन वॉल यहाँ पे हो सकती है और थिक वॉल यहाँ पे हो सकती है। तो थिन वॉल का मतलब यहाँ पे बुल्ला, आपको बुल्ला यहाँ पे है, तो ये जो वॉल है यहाँ पे आपको थिन वॉल एक यहाँ पे आपको दिख सकती है जो हाइलम को सेपरेट करेगी, हाइलम अलग दिखेगा, यहाँ पे थिन वॉल आपको सेपरेट करेगी। यदि कोई केविटी है तो उसकी वॉल बुल्ला से थोड़ी थिक होती है, तो वो थिक वॉल आप यहाँ पे दिख सकती है। तो बुल्ला के अंदर वॉल दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है। यदि दिखती है तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्केविटी आउटवर्ड, कॉन्केविटी आउटवर्ड। ठीक है, और यदि केविटी है तो केविटी के अंदर तो वॉल दिखेगी, यूजुअली मोर देन 2/3 ऑफ वॉल विजिबल होती है। पेरिफेरल केविटी होगी तो भी ये वॉल आपको नहीं दिखे, लेकिन ये वॉल यूजुअली आपको दिखेगी, तो वो थिक वॉल यूजुअली थिक मतलब प्लूरा से थिक होगी वो वॉल, आपको यहाँ पर मोर देन 2/3 ऑफ वॉल विजिबल होती है। एक होता है एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल। अब यहाँ पे एक लेवल आपको यहाँ आ रहा है, एक पेरिफेरल लेवल, यहाँ से यहाँ तक एक लेवल आ रहा है। आप कंफ्यूज हो गए कि हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है कि केविटी के अंदर फ्लूइड है कि बुल्ला, इन्फेक्टेड बुल्ला, उनमें भी फ्लूइड हो सकता है। तो आप एक ही डिफरेंस ध्यान रख लो कि यहाँ से अब आपको लेटरल डिक्यूबिटस व्यू करवाना है सेम साइड। तो इप्सिलेटरल लेटरल डिक्यूबिटस के अंदर क्या होगा, यदि हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है तो फ्लूइड पूरा का पूरा यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगा, और एयर यहाँ पे आपको इस जगह पे एंटी ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगी, और फ्लूइड है वो पूरा का पूरा यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन यदि केविटी है, इतनी केविटी है, इतनी बड़ी केविटी है, तो एयर आपकी इस साइड में रहेगी, यहाँ पे आपको दिखेगी। मतलब एयर फ्लूइड लेवल अब आपको जो ऐसा दिख रहा था वो अब ऐसा दिखेगा। जो फ्लूइड आपको यहाँ तक रहेगा, जो बुल्ला की वॉल है, केविटी की वॉल है, उस तक ही फ्लूइड रहेगा, पूरा स्प्रेड यहाँ पे नहीं होगा। जो केविटी की जो वॉल है वहाँ तक लिमिट हो जाएगा फ्लूइड, और एयर आपको यहाँ दिखेगी। तो हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स और फ्लूइड इन द केविटी या फ्लूइड इन द बुल्ला डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इप्सिलेटरल डिक्यूबिटस व्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमोथोरेक्स में कुछ बच गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है।